दिल्ली एक घर के हॉल में सोफे पर एक औरत और एक 26 साल का हैंडसम लड़का बैठे हुए थे। लड़के का रंग गोरा, आंखें काली और इंटेंस थी। बाल वेल सेट किए हुए थे। टी शर्ट, ब्लेजर और जीन्स में बिल्कुल हीरो लग रहा था। दोनों किसी का इंतजार कर रहे थे। शायद तभी लड़का औरत की तरफ देखकर बोला, आंटी कितनी देर और लगेगी? वो औरत बोली, बस मोक्ष, बेटा आती ही होगी। वो आलस की दुकान मेरी। उनकी बात सुनकर वो लड़का हंस पड़ा। वो बोला, ये बिल्कुल सही कहा आपने। आलस की दुकान है आपकी बेटी एकदम। पता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर कभी आलस के ऊपर कोई कंपटीशन हो ना, तो आपकी बेटी बिना पार्टिसिपेंट किए ही विनर बन जाएगी। कहकर वो और जोर से हंसने लगा। और वो औरत भी हंसने जा ही रही थी कि उनकी नज़र ठीक उसके सामने के सोफे पर गई और एकदम से उनके भाव बदल गए और वो मोक्ष को इशारा करने लगी। लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ हंसने पर था। उनके इशारे कहाँ समझता वो। उसका ध्यान उनकी तरफ गया तो वो बोला, क्या हुआ आंटी? आप ऐसे क्या साइन लैंग्वेज में बात कर रही हैं? सीधे सीधे बताइए ना। वो धीरे से बोला, पीछे देखो अपने, सब समझ आ जाएगा। उनकी बात सुनकर उसने बेपरवाही से पीछे देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उसने झटके से चेहरा फिर घुमा लिया और ममता जी की तरफ देखकर बेचारा सा मुंह बना लिया। तभी उसके पीछे खड़ी लड़की बोल पड़ी, हाँ तो क्या कह रहे थे आप मिस्टर मोक्ष खन्ना? जरा फिर से बोलिए ना। मेरी तारीफों के जो पुल अभी अभी बांध रहे थे, वो मैं भी तो सुनूं। इतना कहकर वो उसके पास आकर बैठ गई और मोक्ष अपना थूक गटकते हुए बोला, कुछ कुछ नहीं, मैं तो बस जोक सुना रहा था आंटी को। है ना आंटी? वो ममता जी की तरफ देखकर एक आंख दबाकर बोला। तो ममता जी बोली, हाँ स्तुति बेटा, हम तो यूं ही बस इधर उधर की बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। स्तुति, हमारी नायिका दिखने में अति सुंदर, उम्र 23 साल, गोरा रंग, भूरी आंखें, होठों के ऊपर दाईं तरफ एक तिल, आंखों के कलर जैसे ही लंबे लंबे बाल। इस वक्त उसने बॉटल ग्रीन कलर का फ्रॉक और उसके साथ सलवार पहन रखा था। उसके साथ येलो कलर का मैचिंग दुपट्टा, कानों में बिल्कुल छोटे छोटे स्टड्स और नाक में पतली सी तार जैसी नथनी। मोक्ष ने उसे ध्यान से देखा तो कुछ पल देखता ही रह गया। कुछ पल बाद स्तुति ने उसके सामने चुटकी बजाई तो उसे होश आया और वो हड़बड़ा गया। स्तुति उसे घूरते हुए बोली, तुम नहीं सुधरने वाले ना? जब मौका मिलता है मेरा मजाक उड़ाने लगते हो। मोक्ष दांत दिखाते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरी इतनी बिसात कहाँ कि मैं अपनी लोमड़ी का मजाक उड़ाऊं। है ना आंटी? क्या बोला तुमने? लोमड़ी? मैं लोमड़ी हूँ? कहकर उसने मोक्ष को कोनी मारी जो उसके पेट के दाईं तरफ लगी और उसने झट से वहां हाथ रख लिया और बोला, आउस, देखिए ना आंटी, कितनी जोर से मारा मुझे। कितनी खूंखार है आपकी बेटी। उसकी बात पर ममता जी हंस दी तो स्तुति बोली, करेक्ट, खूंखार यानी टाइग्रेस, दैट्स व्हाट आई एम। तो अब मुझे लोमड़ी मत बोलना, समझे? मोक्ष उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, अच्छा मेरी माँ, याद रखूंगा। अब चलना है आपको? पहले ही आधा घंटा लेट है हम, और फिर मुझे मीटिंग में भी जाना है। तुम्हारी शॉपिंग के चक्कर में मेरी मीटिंग मिस हुई ना, तो देखना, शादी के बाद तुम्हारी सारी शॉपिंग कैंसिल। स्तुति आंखें छोटी करके बोली, अच्छा तो ठीक है, फिर मत करो मुझसे शादी। ढूंढ लो कोई और, मैं जाती हूँ। कहकर वो उठने लगी तो मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस बैठाते हुए बोला, अरे यार, मैं मजाक कर रहा था। अभी तो सगाई भी नहीं हुई और तुम तो बीवियों जैसे नखरे दिखाने भी लग गई। तभी ममता जी बोली, तुम दोनों बहसबाजी में लगे रहो, तब तक मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। फिर वो वहाँ से चली गई तो मोक्ष ने स्तुति की तरफ देखा जो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसने उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, सॉरी यार, मैं सच में मजाक कर रहा था। लेकिन तुमने जो बात आज कही है ना, वो मजाक में भी मत कहना कभी। तुम्हें नहीं खो सकता हूँ मैं किसी भी कीमत पर। स्तुति ने उसका हाथ गाल से हटाकर अपने हाथ में लिया और बोली, मैं भी मजाक कर रही थी मोक्ष, इतना सीरियस मत हो अब। तभी ममता जी कॉफ़ी बनाकर लाई और तीनों ने साथ में कॉफ़ी भी। और फिर स्तुति और मोक्ष शॉपिंग के लिए निकल गए। असल में दोनों अपनी सगाई के आउटफिट्स के ट्रायल के लिए जा रहे थे और साथ में कुछ और चीज़ें भी। वहीं दूसरी ओर एक बंगलों में एक बड़ी सी कार एंटर हुई और उसमें से 26 साल का एक हैंडसम लड़का निकला जिसकी हाइट करीब 5 फुट 11 इंच होगी। रंग गोरा, क्लीन सेव, ब्लैक कलर का कोट और वाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लू जीन्स, ब्लैक शूज।
और आंखों पर से ब्लैक शेड्स हटाए तो उसमें से निकली उसकी हेजल ब्राउन कलर की आंखें झांकने लगीं और दाएं हाथ पर ब्राइडेड वॉच जच रही थी। वो गाड़ी वहीं छोड़कर अंदर चला गया। अंदर हॉल में उसकी माँ सविता उपाध्याय बैठी हुई थी। वो तैयार होकर बैठी थी, शायद कहीं जाना था उन्हें। लड़का अंदर आते ही उनके पास गया और बोला, क्या है माँ, आपको पता है आपकी वजह से मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ। आप शॉपिंग पर अकेले भी तो जा सकती हैं ना, या फिर निधि को साथ ले जाती। मुझे बुला लिया खामखा। सविता जी उठकर बोली, श्लोक बेटा, निधि कॉलेज गई है और अब इतने बड़े घर में नौकरों के अलावा और कोई नहीं है जिसे मैं ले जा सकूं साथ में। तो जाहिर सी बात है ना कि अपने इकलौते बेटे को ही बुलाऊंगी ना। और मेरी सहेली की बेटे की शादी है तो शॉपिंग करना तो बनता है ना। और तू मुंबई मेरे साथ नहीं जा सकता शादी में, काम की वजह से, लेकिन कम से कम शॉपिंग तक तो चल सकता है ना। उनकी बात सुनकर श्लोक बोला, बस बस माँ, अपना ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद करो अब। चल रहा हूँ आपके साथ। आप चलिए गाड़ी में बैठिए, मैं अभी आया चेंज करके 5 मिनट में बस। अच्छा ठीक है, कहकर वो बाहर चली गई और श्लोक अपने रूम में। उधर मॉल के ठीक सामने मोक्ष ने अपनी गाड़ी रोकी और दोनों नीचे उतरे। स्तुति उससे बोली, मोक्ष, ये मास्क लगाना जरूरी है क्या? मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही हूँ। मोक्ष बोला, देखो स्तुति, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें डस्ट से एलर्जी है, और ऊपर से इस वक्त कंडीशन कितनी खराब है, तो तुम्हारी सेहत को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए चुपचाप चलो अब। स्तुति भी उसकी बात मानकर चुप हो गई और उसके साथ अंदर चल पड़ी। भाई श्लोक ने भी थोड़ी देर में उसी मॉल के बाहर आकर गाड़ी रोकी और उसकी माँ को अंदर जाने को बोला और खुद गाड़ी पार्क करने चला गया। थोड़ी देर में वो भी कार पार्क करके अंदर आ गया। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए लेडी सेक्शन में चला गया। भाई स्तुति भी अपने लिए कुछ कैजुअल वियर देख रही थी। मास्क अभी भी लगाया हुआ था उसने। वो ड्रेसेस देख रही थी, तभी श्लोक इधर उधर देखते हुए अपनी माँ को ढूंढते हुए चल रहा था। स्तुति उसके पास से गुजरने लगी तो साइड से जाते हुए किसी से उसे धक्का लग गया और वो लड़खड़ा गई। तभी श्लोक ने एकदम से उसे पकड़ लिया और वो गिरने से बच गई। श्लोक ने एक हाथ से उसका हाथ और दूसरे हाथ से उसकी कमर को थाम रखा था। उसकी नजर स्तुति की आंखों पर पड़ी, क्योंकि मास्क की वजह से सिर्फ आंखें ही तो दिख रही थी उसकी। उसकी आंखों में देखते ही श्लोक बस देखता रह गया, उसकी बड़ी बड़ी पलकों को, जिन्हें वो बार बार झपकाकर ये यकीन दिला रही थी खुद को कि वो गिरी या नहीं। उनमें वो खोसा गया। कुछ पल यूं ही गुजर गए, लेकिन श्लोक ने उसे छोड़ा नहीं। तो स्तुति खुद ही बोल पड़ी, छोड़िए अब। उसकी आवाज से वो होश में आया और उसे सीधा खड़ा कर दिया। वो बोला, आर यू ऑल राइट? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मुझे गिरने से बचाने के लिए, कहकर वो दूसरी ओर चली गई। और तभी श्लोक को पीछे से उसकी माँ ने आवाज लगाई, तो वो उनके पास चला गया और बोला, कहाँ थी आप? कब से ढूंढ रहा था मैं वो दूसरी ओर गई थी शादी वाले जोड़े के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट देखने। तो मिल गया? हाँ मिल गया, अब बस कपड़े रह गए हैं। हाँ माँ प्लीज जल्दी कीजिए, श्लोक चिढ़कर बोला। तो उसकी माँ बोली, मुझे समझ नहीं आता, जब खुद की शादी की शॉपिंग के बारी आएगी तो क्या करेगा तू? शॉपिंग से इतना चिढ़ता है, तब की तब देखेंगे। अब आप जल्दी कीजिए प्लीज। अच्छा बाबा जा रही हूँ, कहकर वो जल्दी से कपड़े देखने लग गई और श्लोक मेन सेक्शन की ओर कुछ फॉर्मल कपड़े देखने चला गया। श्लोक मेन सेक्शन में चला गया और उसकी माँ ने भी अपनी सारी शॉपिंग खत्म कर ली। थोड़ी देर बाद वो बाहर जाने के लिए निकले और इधर मोक्ष और स्तुति भी उसी वक्त बाहर निकलने लगे। श्लोक और मोक्ष बिल्कुल एक दूसरे के पास पास चल रहे थे, तो दोनों के कंधे आपस में टकरा गए। दोनों ने देखा तो एक दूसरे को देखते ही हैरान रह गए, और उसी पल उनकी हैरानगी गुस्से और घृणा में बदल गई। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। दोनों का ध्यान उनके पास खड़े लोगों पर नहीं गया, वो बस एक दूसरे को अपनी नफरत भरी नजरों से घूर रहे थे। श्लोक की माँ और स्तुति को खबर ही नहीं थी। उन्हें लगा कि धक्का लगने की वजह से दोनों गुस्से में आए। तो स्तुति ने मोक्ष का हाथ पकड़ा और उसे आगे लेकर जाने लगी। मोक्ष भी इसलिए शांत था, शायद क्योंकि उसके साथ स्तुति थी, और श्लोक इसलिए था क्योंकि उसकी माँ थी। तो वो दोनों कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए उन दोनों को लेकर। लेकिन जैसे ही मोक्ष और स्तुति आगे बढ़ गए तो श्लोक का ध्यान स्तुति पर पड़ा। हालांकि उसकी पीठ थी,
फिर भी उसके कपड़ों से वो शायद पहचान गया था उसे। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई और उसका गुस्सा हवा हो गया। उसे ऐसे खड़े खड़े मुस्कुराते देखकर उसकी माँ ने उसे हिलाया और बोली, क्या हुआ श्लोक, कहाँ खो गए बेटा? अभी तो घर चलो की रट लगाई हुई थी और अब खुद ही जाने का नाम नहीं ले रहे। श्लोक एकदम से हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं माँ, चलिए, लेट हो रहा है, कहकर वो आगे निकल गया और उसकी माँ वहीं खड़ी हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगी। फिर वो खुद से ही बोली, इसका कुछ समझ नहीं आता है मुझे। फिर वो भी बाहर निकल गई। श्लोक जल्दी से बाहर आया ताकि वो स्तुति को देख सके एक बार, लेकिन उसके आने तक शायद वो लोग निकल चुके थे। उसे इधर उधर देखा और किसी को ना पाकर वो गाड़ी में बैठ गया। उसकी माँ आई, उन्हें घर छोड़कर वो निकल गया ऑफिस के लिए। ऑफिस के बाहर उसकी कार रुकते ही जैसे भूचाल आ गया वो ऑफिस में। एक एम्प्लॉय की नज़र पड़ी श्लोक की कार पर तो वो भागता हुआ अंदर आया और जोर से चिल्लाया, हिटलर इज बैक एवरीवन। उसके इतना कहते ही सब लोग जो अपना काम छोड़कर इधर उधर टहल रहे थे और कुछ ग्रुप बनाकर गप्पे हाँक रहे थे, सब अपने अपने डेस्क पर ऐसे भागे जैसे उनके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों किसी ने। सब काम में ऐसे मगन हो गए जैसे कि दिन दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं हो उनका। एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंट का माहौल हो गया कुछ ही सेकंड में। तभी श्लोक अपने सेट्स उतारता हुआ अंदर आया और सीधा अपने केबिन की तरफ रुक किया और लड़कियां तिरछी नजरों से उसे निहार रही थीं, लेकिन डरते डरते। श्लोक केबिन में पहुंचा और अपनी चेयर पर बैठकर उसने सामने पड़ी फाइल्स में से एक उठाई और उसे पढ़ने लगा। कुछ 5 मिनट बाद केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। श्लोक ने कम इन बोला तो ऑफिस का पियोन, जो एक 60 साल का आदमी था, अंदर आया और टेबल पर कॉफ़ी रख कर बोला, साहब आपकी कॉफ़ी। श्लोक ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, थैंक यू काका। वो भी मुस्कुरा दिया और वहाँ से चले गए। बाहर आकर खुद से बोले, साहब तो इतने अच्छे हैं, फिर ये सब लोग इन्हें हिटलर क्यों बुलाते हैं? पता नहीं, सोचते हुए वो चले गए। उधर स्थिति को घर छोड़कर मोक्ष भी अपने ऑफिस चला गया। उसके ऑफिस में भी सब लोग उससे डरते तो थे, लेकिन श्लोक से थोड़ा कम दबदबा था मोक्ष का, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर था अपने ऑफिस में। क्योंकि पहले नंबर पर उसके डैड थे, यानी कि मिस्टर सुमेश खन्ना। इनका प्रॉपर्टी डीलर का काम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और भाई किस्मत कहे या कुछ और, श्लोक का भी प्रॉपर्टी डीलिंग का ही बिजनेस है और शहर में इन दोनों की कंपनी के नाम की ही धूम रहती है। दोनों कंपनीज एक दूसरे को पिछाड़ने की होड़ में ही रहती हैं। आए दिन इनके बीच खींचातानी चलती ही रहती है, कभी क्लाइंट्स को लेकर तो कभी और किसी टॉपिक पर। जहां मोक्ष अपने डैड के साथ काम करता है, वहीं श्लोक ने अपना पूरा एम्पायर अपने बलबूते पर खड़ा किया है। फैमिली के नाम पर सिर्फ वो और उसकी माँ है। पापा थे लेकिन बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा भरा पूरा बिजनेस था, लेकिन संभालने वाला कोई ना होने के कारण उनके भरोसे वाले ही सब कुछ लूट कर खा गए और दोनों माँ बेटे के लिए सिर्फ उनका घर ही बचा था। बस तभी से श्लोक ने कुछ खुदगर्ज बनने की ठान ली थी और कड़ी मेहनत करके आज अपने दम पर सब कुछ बनाया। और इसलिए सब उसे हिटलर बोलते हैं, क्योंकि काम में आनाकानी करने वाले लोग उसे पसंद नहीं है। वो तरस नहीं खाता किसी पर, क्योंकि उसे लगता है कि मतलबी होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। फाइल पढ़ते हुए उसकी आंखें छोटी हो गईं और साथ ही गुस्सा भी उसके चेहरे पर उभरने लगा। उसने फाइल को बंद करके जोर से टेबल पर पटक दिया और कॉल करके अपने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर उसकी आवाज़ से ही जान गया था कि उसकी बात लगने वाली है। वो डरता हुआ केबिन में आया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। श्लोक ने वो फाइल उठाई और उसके सामने खिसका दी और गुस्से से बोला, क्या है ये सब? वो मैनेजर डरते हुए धीमे से बोला, क्या हुआ सर? श्लोक उसे घूरते हुए बोला, इस महीने का बजट रिकॉर्ड किसने तैयार किया है? वो बोला, सर वो नीलेश को सौंपा था ये काम। कुछ कुछ प्रॉब्लम है क्या? श्लोक गुस्से को दबाते हुए बोला, इसमें पूरे 2.5-3 लाख रुपए की हेरा फेरी है। इस महीने का टर्नओवर पिछले महीने से पूरे 16 करोड़ 20 लाख रुपए ज़्यादा है। फिर उसे देखते हुए बोला, आप बताइए पिछले महीने का टर्नओवर क्या था? मैनेजर, सर 125 करोड़ था एग्जैक्टली, और इस बार का टोटल टर्नओवर है
141 करोड़ 20 लाख रुपए। और आपकी इस फाइल में लिखा है 141 करोड़ 16.50 लाख। वो मैनेजर हैरान रह गया देखकर कि श्लोक को बिना देखे ही पूरा टर्नओवर याद है, पिछले महीने का भी। तभी श्लोक फिर से बोला, बुलाओ जल्दी नीलेश को। जी सर, वो डरते हुए बोला और नीलेश को फ़ोन करके बोला श्लोक के केबिन में आने को। नीलेश भी जल्दी से बिना देर किए आ गया और श्लोक के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसके पसीने छूटने लग गए। वो हाथ बांध कर खड़ा हो गया। श्लोक ने उससे वही सवाल पूछा तो उसकी हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई। कोई जवाब नहीं मिलने पर श्लोक ने उसे खुद ही पूरा हिसाब करके बता दिया। नीलेश की आंखें फटी की फटी रह गईं उसकी इंटेलिजेंस देखकर। वो झट से उसके सामने हाथ जोड़कर लगभग रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो सर, गलती हो गई मुझसे। इसे मेरी पहली और आखिरी गलती मानकर माफ़ कर दीजिए। मेरा पूरा परिवार मेरी इसी नौकरी के सहारे ही है। प्लीज़ सर, वो रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा था, लेकिन श्लोक को कुछ जैसे सुनाई नहीं दे रहा हो। उसने मैनेजर को कहा, अगले आधे घंटे में रेजिग्नेशन लेटर मेरे टेबल पर चाहिए मुझे। नीलेश फिर से रिक्वेस्ट करने लगा तो श्लोक बोला, गलती के लिए कोई जगह नहीं मेरे ऑफिस में, और ये तुम्हारी आखिरी गलती ही है, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा गलती करने का। फिर उसने मैनेजर को इशारा किया तो वो नीलेश को अपने साथ ले जाने लगा। वो जाते हुए वही सब कह रहा था, लेकिन श्लोक पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपना ध्यान काम में लगाए हुए था। ठीक आधे घंटे बाद रेजिग्नेशन लेटर उसके टेबल पर था और नीलेश ऑफिस से बाहर। रात हुई, सब अपने अपने घर चले गए। स्तुति के घर में उसकी मम्मी पापा, छोटी बहन है। उसके पापा का एक कैफे है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उनका परिवार का जीवन अच्छे से चल जाता है। स्तुति और मोक्ष कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, दोस्त भी हैं अच्छे। स्तुति और मोक्ष का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। तो स्तुति मोक्ष के पूरे परिवार को भा गई थी और मोक्ष तो पहले ही उस पर लट्टू था। तो बस उन्होंने स्तुति का हाथ मांग लिया मोक्ष के लिए। अब दोनों परिवारों में सगाई की तैयारियां चल रही हैं, जो कि आने वाले 3 दिन बाद की हैं। सब बहुत खुश हैं इस सगाई के होने से। सब तरफ खुशियों का माहौल है। अगले दिन मोक्ष और श्लोक की एक ही साथ मीटिंग थी, जहां उन्हें एक क्लाइंट के सामने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी और क्लाइंट को इम्प्रेस करना था। तो दोनों ही बहुत जोश में थे। क्लाइंट को इम्प्रेस करने से ज़्यादा शायद एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एक्साइटेड थे दोनों ही। मोक्ष सुबह तैयार हुआ और ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस की बजाय सीधा ब्लू हेवन होटल की ओर चल दिया, जहाँ पर मीटिंग रखी थी। उधर श्लोक भी आज पूरे जोश में था। वो भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने के लिए घर से निकल पड़ा। उधर स्तुति अपनी छोटी बहन बदना के बहुत ज़्यादा जिद करने पर उसी के साथ फिल्म देखने और बाद में होटल में लंच के लिए चलने को तैयार हो गई। और इत्तेफाक से वो भी ब्लू हेवन होटल ही जाने वाली थी, क्योंकि थिएटर के बिल्कुल पास ही पड़ता था वो होटल। तो वो दोनों भी 11 बजे के आसपास घर से निकल जाती हैं और 12 बजे के शो के लिए अंदर जाकर बैठ जाती हैं। उधर होटल के मीटिंग रूम में सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे, लेकिन दो जोड़ी आंखें एक दूसरे को ही घूरे जा रही थीं। अब वो दो आंखें किसकी हैं, वो बताने की ज़रूरत तो है नहीं। कुछ देर में मीटिंग शुरू होती है और सभी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। अब श्लोक की कंपनी की बारी आती है और वो अपनी सेक्रेटरी को प्रेजेंटेशन देने के लिए इशारा करता है। रश्मि उठकर प्रेजेंटेशन देने लगती है। वो बहुत अच्छे से अपना काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रही होती है, लेकिन अचानक से वो सब कुछ उल्टा बोलने लगी। प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें नहीं थी वो सब बोलने लगी। श्लोक एकदम हैरान हो गया और उसे डांटते हुए बोला, ये क्या बोले जा रही हैं आप? ऐसा कुछ तो प्रेजेंटेशन में था ही नहीं। फिर वो डरते हुए बोली, सर मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रही, फाइल में यही सब लिखा है, ट्रस्ट मी। श्लोक ने जल्दी से फाइल उसके हाथ से छीनी और पढ़ने लगा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो रश्मि की तरफ देखकर बोला, ये सब क्या है आखिर? प्रेजेंटेशन में यह सब कहाँ से आ गया? मैंने खुद चेक किया था, सब कुछ ठीक था। फिर उसका गुस्सा देखकर रश्मि भी डर गई और नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। श्लोक गुस्से से बोला, यह प्रेजेंटेशन लास्ट बार किसके हाथों से पास हुई थी सुबह से अब तक? रश्मि डरते हुए बोली, पता नहीं सर, पर जब से मेरे पास आई है तब से 1 मिनट के लिए भी इसे दूर नहीं किया खुद से। वो दोनों कुछ और बोलते कि उससे पहले ही
मोक्ष अपनी जगह से उठकर बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे ख्याल से हम यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं ना कि मिस्टर उपाध्याय का मेलोड्रामा देखने के लिए। उसकी बात सुनकर श्लोक का गुस्सा और बढ़ गया और वो मोक्ष को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। भाई मोक्ष मुस्कुरा दिया। उसके एक्सप्रेशन देखकर मोक्ष आगे बोला, अब मेरे ख्याल से मिस्टर उपाध्याय का समय खत्म हो चुका है, तो हमें मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहिए बिना समय बर्बाद किए। ऐसा कहते हुए उसकी नज़र श्लोक की तरफ ही थी, तो वहीं श्लोक भी उसे ही घूर रहा था। सब लोग मोक्ष की बातों से सहमत हुए तो श्लोक को मन मारकर बैठना पड़ा। हालांकि उसका गुस्सा अब बस किसी पर फटने को आतुर था। श्लोक के बाद मोक्ष की सेक्रेटरी ने अपनी प्रेजेंटेशन दी और बहुत अच्छे से अपनी कंपनी के पहलू को सबके सामने प्रेजेंट किया। सब लोग बहुत इम्प्रेस हुए और तालियां बजाने लगे। मोक्ष के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई, तो वहीं श्लोक का चेहरा अब गुस्से से तमतमाने लगा था। कुछ देर बाद सबने डिसाइड करके मोक्ष की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी की, जो बात श्लोक के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं लग रही थी। वो गुस्से में मीटिंग रूम छोड़कर बाहर आ गया और उसके पीछे उसकी सेक्रेटरी भी डरते हुए आ गई। श्लोक अभी कॉरिडोर में पहुंचा ही था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, जिसे सुनकर वो रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो मोक्ष मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया और एक विक्टोरियस मुस्कान के साथ वो बोला, अरे इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर श्लोक उपाध्याय कि मुझे कांग्रेचुलेट किए बिना ही जा रहे हो? कम से कम बधाई तो देकर जाते। आखिरकार इतनी खुशी की बात जो है आज मेरे लिए, तो एक कॉम्पिटिटर के नाते ही सही मेरा हौसला अफजाई करते हुए जाते। उसकी बात सुनकर श्लोक टेढ़ा मुस्कुराया और दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बड़े कॉन्फिडेंट से बोला, धोखे से हासिल की हुई जीत की कीमत उतनी होती है मिस्टर मोक्ष खन्ना, जितनी की भीख में मिली हुई रोटी की। तो जितना कुछ होना है हो लो, लेकिन जरा ध्यान से, क्या पता कितने दिनों के मेहमान हो तुम्हारी ये खुशी। वो कहते हैं ना कि हद से ज्यादा खुशी अपने साथ साथ बुरी नजर को भी लाती है। तो हो सकता है कि तुम्हारी इस खुशी को भी किसी की नजर लगने वाली हो। और वैसे भी ये खुशी एक्चुअली चोरी की हुई है, तो चोरी की हुई चीज आसानी से फलती नहीं है। सो बी केयरफुल। इतना कहकर वो बिना मोक्ष का जवाब सुने वहां से चला गया और मोक्ष वहीं खड़े देखता रह गया। फिर वो भी चला गया वहां से वापिस अपनी मीटिंग रूम में, क्योंकि अब उसे अपने क्लाइंट के साथ ही लंच करना था। श्लोक गुस्से से पहले ही आग बबूला हुआ पड़ा था, ऊपर से मोक्ष का वो सब कहना उसके गुस्से को और भड़का गया। वो बस अपने ही ध्यान में तेजी से कदम बढ़ाते हुए जा रहा था और उसके ठीक सामने से स्तुति और वंदना भी अभी होटल में एंट्री कर ही रही थी। दोनों बातें करती हुई आ रही थी। श्लोक भी अपने ही ध्यान में था, तो पास से गुजरते हुए श्लोक और स्तुति की फिर से टक्कर हो गई, लेकिन इस बार थोड़ा जोर से हुई कि स्तुति को धक्का लगते ही वो वंदना से जा टकराई। तो उसने उसे संभाला और बोली, दीदू आप ठीक हो? स्तुति बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। इसके बावजूद भी श्लोक बिना पीछे मुड़े ही बाहर चला गया, जिससे वंदना को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, कितना बदतमीज इंसान है, एक तो टक्कर मारी, ऊपर से माफी मांगना तो दूर, मुड़ करके देखा भी नहीं। वो उसे जोर से आवाज लगाने ही वाली थी कि तभी रश्मि जल्दी से उनके पास आकर बोली, देखिए प्लीज आप उन्हें आवाज मत लगाइए, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वंदना उससे बोली, आप क्यों माफी मांगेगी उस बदतमीज की तरफ से? भला अभी उसे सबक सिखाती हूँ मैं। मेरी दीदू को चोट पहुंचाने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये पैसे वाले खुद को समझते क्या हैं? अमीर होंगे अपने घर में, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोगों को ये कैसे भी ट्रीट करेंगे। रश्मि फिर से बोली, देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, वो एक्चुअली मेरे बॉस हैं, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। अभी अभी एक मीटिंग में आए थे और कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए वो बहुत गुस्से में है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और इस वक्त तो ज्वालामुखी से भी ज़्यादा गर्म होंगे। सन की टाइप है वो, इसलिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। तभी स्तुति बोली, इट्स ओके, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वंदना से बोली, बंधु मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बेकार में हाइपर हो रही हो और किसी और का गुस्सा किसी और पर नहीं निकालते, यही सिखाया है ना मैंने तुम्हें। लेकिन दीदू, उसकी बात पूरी होने से पहले ही स्तुति फिर बोली,
लेकिन बेकिन कुछ नहीं। अब गुस्सा थूक दो। और सबसे बड़ी बात कि किसी को चोट नहीं लगी, यही बहुत है। ठीक है, ठीक है दीदू। बंता बोली तो स्तुति ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, यह हुई ना मेरी बंदूक वाली बात। फिर उसने बंदा को इशारा किया तो उसने रश्मि से माफी मांगी। तो वो बोली, कोई बात नहीं। फिर कुछ याद करके बोली, ओह नो, मैं तो भूल गई। सर बाहर मेरा वेट कर रहे होंगे। मैं तो गई आज पक्का। कहते हुए वो भाग गई। उसके जाते ही बंदा बोली, दीदू, ये इसका बॉस है या राक्षस जो खा जाएगा इसे? हद है। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं ना। स्तुति बोली, हाँ बाबा, सब लोग अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हमें क्या, वो लोग जाने। खैर चलो हम खाना खाते हैं। अब तो और जोर की भूख लग गई है मुझे। बन्ना भी बोली, हाँ दीदू चलो। उस बदतमीज की वजह से मूड क्यों खराब करें अपना हम। फिर दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाती हैं। वहीं बाहर पहुंचकर रश्मि घबराई हुई सी श्लोक के सामने खड़ी हो गई। वो उसे घूर रहा था। वो कड़क आवाज में बोला, पूरे 10 मिनट से मैं आपका वेट कर रहा हूँ और आप अब आ रही हैं। कहाँ थी, ये बताएंगी? रश्मि डरते हुए बहाना बनाकर धीमी आवाज में बोली, वो एक्चुअली सर, मैं बाथरूम में थी, इसलिए टाइम लग गया। श्लोक कुछ नहीं बोला इस बात से और सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। रश्मि ने चैन की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, हमारे बॉस इतने तो तमीजदार हैं कि लड़कियों और औरतों की इज्जत तो करते हैं, कम से कम। लेकिन काम के मामले में नहीं। अभी पता नहीं किसकी बारी आने वाली है ऑफिस पहुंचकर। हे भगवान जी, आप ही बचाना हमें हमारे मास्टर बॉस से। इतना कहकर वो जल्दी से कार में जाकर बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी जल्दी से ऑफिस की तरफ घुमा दी। उधर श्लोक की गाड़ी ऑफिस के बाहर आकर रुकी और वो उतरकर अंदर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसके जेस्चर से सब लोगों को इतना अंदाजा हो गया था कि उसका मूड कैसा है, इसलिए सब लोग एकदम से शांत हो गए और अपने अपने काम में लग गए। रश्मि भी जल्दी से फाइल्स पकड़कर अंदर की ओर चल पड़ी और उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जान की टेंशन साफ झलक रही थी। उसकी एक फ्रेंड ने उसे इशारे से पूछा तो उसने मुंह बनाते हुए नामे गर्दन हिला दी। तो वो समझ गई कि माहौल गरमाया हुआ है। रश्मि श्लोक के पीछे पीछे उसके केबिन में गई तो देखा कि श्लोक चुपचाप अपनी चेयर पर हेड डाउन करके बैठा हुआ है। वो मन ही मन बोली, ये तो तूफान के पहले वाली शांति है। अब क्या होगा? वो फाइल्स रखकर चुपचाप वहां से जाने लगी कि श्लोक की एक कड़क आवाज से उसके पैर जम गए। वो बोला, मिस रश्मि, प्रेजेंटेशन की फाइल सुबह किसके पास थी? जवाब 5 सेकंड में चाहिए मुझे। रश्मि घबरा गई और जल्दी से मुड़ गई और एक ही सांस में बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए वो रोने लगी तो श्लोक ने अपनी आंखें ऊपर की और उसकी तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर उसके सामने आकर रुका। रश्मि नज़र झुकाकर खड़ी थी और श्लोक एक शांत और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। रश्मि फिर से बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पूरी बात? श्लोक कड़क आवाज में बोला। तो रश्मि बोली, सर वो मेरी एक दोस्त है जो खन्नास के यहाँ जॉब करती है। तो उसने मुझे कहा था कि वो मुझे उसकी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर हायर करवा देगी अगर मैं उसके कहे अनुसार आज की प्रेजेंटेशन में स्टेप बैक करूँगी तो। इसीलिए इसलिए उसकी बात पूरी होने से पहले ही श्लोक ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और बोला, इसलिए आपने अपनी कंपनी के साथ धोखा किया और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने मेरी कंपनी और मुझे नीचा दिखा दिया, बिना ये सोचे कि ये जॉब आपको क्यों दी गई थी। याद है आपको कि आपकी क्वालिफिकेशन मेरी कंपनी में जॉब करने लायक नहीं थी, लेकिन आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आपको ये जॉब दी थी मैंने। मुझे लगा था कि आप टैलेंटेड हो, लेकिन ये पता नहीं था कि यही प्रेजेंस ऑफ माइंड को आप मेरी कंपनी के खिलाफ एक दिन यूज़ करेंगी। उसकी आवाज़ से रश्मि और घबरा गई और रोने लगी। उसने नज़र उठाकर श्लोक के हाथ की तरफ देखा तो ज़ोर से मारने की वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगा था। वो और घबरा गई तो श्लोक बोला, डोंट वरी मिस रश्मि, खुशकिस्मत हैं कि आप एक लड़की हैं। अगर कोई लड़का होता तो इस वक्त जिंदा खड़ा नहीं होता मेरे सामने, लेकिन लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि माफ़ कर दूंगा मैं। नहीं, अभी इसी वक्त आपकी नौकरी का समय ख़त्म, मेरी कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है। आपका रेजिग्नेशन लेटर अगले 5 मिनट में चाहिए और हाँ,
अब आपको नौकरी इस पूरे शहर में तो मिलने से रही, तो बेटर होगा कि आप यहाँ से किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएं। रश्मि उसे हैरानी से देखने लगी, तो वो अपनी चेयर पर बैठ गया और बोला, जा सकती हैं आप, इससे पहले कि मैं यह भूल जाऊं कि आप एक लड़की हैं और मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ। उसकी आंखों में देखकर रश्मि समझ गई कि अब कोई फायदा नहीं, तो वो चुपचाप वहाँ से चली गई और अगले 5 मिनट बाद उसका रेजिग्नेशन लेटर श्लोक के टेबल पर पहुँच गया। उसके जाते ही श्लोक खुद से बोला, बहुत महंगी पड़ेगी ये घटिया और चीप सी चाल तुम्हें मिस्टर मोक्ष खन्ना। तुमने पीठ पीछे बार करके ये साबित कर दिया कि शेर नहीं गीदड़ हो तुम। लेकिन अब तुम देखोगे कि एक गीदड़ को उसकी भाषा में जवाब कैसे दिया जाता है। बहुत पछताओगे मुझसे यूं खुलेआम दुश्मनी करके। बहुत खुश हो रहे हो ना अपनी कामयाबी पर, बट आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी ये खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान हो। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ तो श्लोक बोला, कम इन। उसके कहते ही उसका मैनेजर अंदर आया और बोला, सर, क्या जो अभी अभी हुआ वो सच है? आई मीन, क्या रश्मि ने किया था ये सब? श्लोक ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ वही थी जिन्होंने दुश्मनों के साथ मिलकर किया ये सब। और आज से और अभी से कंपनी का एक रूल होगा, यहाँ जॉब सिर्फ और सिर्फ वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट को ही मिलेगी। और दूसरा ये कि जॉब से पहले एक बॉन्ड साइन कराना होगा, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि अगर कभी किसी एम्प्लॉय ने कंपनी के साथ धोखा करने का सोचा भी, तो उसे कंपनी से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि अगले 5 साल के लिए वो यहीं काम करेगा, और वो भी बिना सैलरी के। क्या? मैनेजर एकदम से बोला, लेकिन सर क्या ये काम करेगा? श्लोक पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, बिल्कुल करेगा। श्लोक उपाध्याय कभी भी कोई फैसला बिना नतीजा सोचे नहीं लेता। आप बस ये रूल सबको समझा दीजिए और पेपर्स तैयार करवा लीजिए, जैसा आप कहें सर। फिर एक फाइल उसके आगे करके उसे साइन करने को बोला। श्लोक ने साइन किया, तभी प्यून ने डोर नॉक किया और अंदर आकर श्लोक के सामने एक कार्ड रख दिया और बोला, ये आपके लिए आया है साहब। श्लोक ने कार्ड लिया और देखा कि एक इनविटेशन कार्ड है। वो देखकर हैरान रह गया और बोला, ये किसने भेजा होगा? उसने उसे अनरैप किया और नाम देखा। नाम देखकर हैरान रह गया। वो कार्ड मोक्ष ने भेजा था अपनी सगाई का, जो कि 2 दिन बाद की थी। मैनेजर भी देखकर हैरान हुआ और बोला, इन्होंने आपको क्यों इनवाइट किया? श्लोक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मुझे नीचा दिखाने के लिए, अपनी सक्सेस और मेरी हार का दिखावा करने के लिए। तभी मैं सोचूं कि उसके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों झलक रही थी। तो जनाब सगाई कर रहे हैं। वैसे मैनेजर, आपको पता है कि किससे कर रहा है मिस्टर खन्ना सगाई? आई मीन, इसे किसने पसंद कर लिया? फिर कार्ड पर नाम पढ़ा, मोक्ष लफ्स स्तुति। स्तुति का नाम पढ़ते ही श्लोक का दिल जोर से धड़का। उसे अजीब लगा। फिर मैनेजर बोला, सर वो लड़की उसके कॉलेज की दोस्त है, दोनों साथ में पढ़े हैं, तो प्यार हो गया होगा। हाँ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आएगा खेल में मजा। श्लोक एक डेविल स्माइल के साथ बोला तो मैनेजर कंफ्यूज होकर बोला, क्या सोच रहे हैं आप सर? श्लोक ने उसकी तरफ देखकर पूछा। एक बात बताओ मैनेजर साहब। जी पूछिए सर। कैसा होगा अगर सगाई में दुल्हन ही ना शामिल हो तो? क्या मतलब है आपका सर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ ना। कहकर उसने मैनेजर को कुछ बताया तो वह हैरानी से बोला, लेकिन सर आपको लगता है कि ये करना ठीक रहेगा? आई मीन, ये कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं होगा मैनेजर साहब, और वैसे भी हम कौन सा उसे नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे तो बस उस मोक्ष को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना है। अगर सच में वो उसे प्यार करता है तो मुझसे भीख मांगेगा उसे छोड़ने की। फिर मैं उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दूंगा। इससे मेरे दिल को भी तसल्ली मिल जाएगी। जैसा आपको ठीक लगे सर, मैनेजर बोला। तो श्लोक ने उसे पूरा प्लान बताया। मैनेजर वहां से चला गया और श्लोक खुद से ही बोला, अब आएगा मजा। अब देखना मोक्ष खन्ना, कैसे छटपटाते हो मेरे सामने तुम। बस वही तुम्हारा हारा सा फेस देखना है मुझे। तैयार हो जाओ मेरे बार के लिए। इतना कहकर वो हंस दिया। 2 दिन बहुत शांति से गुजर गए। मोक्ष और स्तुति के घर में सभी तैयारियां हो चुकी थीं। मोक्ष की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सगाई के साथ साथ डील फाइनल होने की भी पार्टी रख ली थी उन्होंने। तो अपने सारे बिजनेस रिलेशन वाले लोगों को भी इनवाइट कर लिया था उन्होंने। शाम को सब लोग तैयार होने लगे। मोक्ष ने लाइट येलो कलर का कुर्ता और उसके ऊपर नेवी ब्लू कलर की जैकेट पहनी थी,
क्योंकि आज स्तुति ने भी नेवी ब्लू कलर का लहंगा पहना था जो कि मोक्ष ने ही पसंद किया था। तो उसने दोनों की ड्रेसेस मैचिंग कर ली थी। मोक्ष को स्तुति पहले दिन से ही भा गई थी जब उसने उसे कॉलेज में देखा था। फिर हिम्मत करके उससे दोस्ती की और धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ा। इसलिए मोक्ष आज ज़रूरत से ज़्यादा खुश था, जिसका अंदाज़ा पूरी फैमिली को ही था। उसकी मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग वेन्यू पर पहुंच गए। स्तुति की फैमिली पहले से वहीं पर थी। वो लोग उनका वेलकम करने लगे। स्तुति रूम में तैयार हो रही थी, तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। वो अकेली बैठी थी। उसकी सारी फ्रेंड्स और बंदा भी नीचे गई हुई थी मोक्ष को देखने। उसने सोचा कि बंदा या उसकी कोई फ्रेंड होगी, तो उसने सोचा कि दरवाज़ा खोल दें। तो वो उठी और दरवाज़ा खोल दिया और इसी के साथ किसी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुखा दिया और उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और बेहोश हो गई। नीचे सब लोग बहुत खुशी से इंतजार कर रहे थे स्तुति को देखने के लिए, और ख़ास करके सगाई के मुहूर्त का। मेहमानों को स्टार्टर वगैरह सर्व किए गए। मोक्ष की फैमिली से उसकी माँ चित्रा खन्ना और पापा महेश खन्ना और कुछ खास रिश्तेदार और उनके बिजनेस रिलेशन वाले लोग आए थे। वहीं स्तुति की तरफ से परिवार के कुछ खास लोग और स्तुति के कुछ खास फ्रेंड, जो कि मोक्ष के भी फ्रेंड ही थे। कुछ देर बाद स्तुति की माँ ने बन्ना से कहा कि सगाई का मुहूर्त होने वाला है, जाकर स्तुति को लेकर आ जाए। बन्ना जल्दी से अपने कजिन्स के साथ गई स्तुति को लाने के लिए। रूम में पहुंचकर वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन स्तुति उसे कहीं दिखी नहीं। तो उसने सोचा कि वो शायद बाथरूम में होगी। तो उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, दीदू अंदर हो क्या? जल्दी करो, मुहूर्त का समय हो गया है, सब बुला रहे हैं आपको। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसे हैरानी हुई। फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब बन्ना को भी टेंशन होने लगी। वो नीना, उसकी बुआ की बेटी से बोली, नीना, ये दीदू कहाँ चली गई अचानक से? अभी तो हम यहीं छोड़कर गए थे। फिर नीना भी टेंशन से बोली, हाँ बंधु, दी अभी यहीं थी, फिर कहाँ चली गई? बंदा बोली, नीचे सब वेट कर रहे हैं और यहाँ दीदू गायब। क्या करूँ मैं अब? कहते हुए उसकी आंखें भी नम हो गईं। तभी उसकी दूसरी कजिन को टेबल पर पड़ा हुआ स्तुति का मोबाइल मिला। उसने लाकर बन्ना को दिया। फोन देखकर उसकी टेंशन और बढ़ गई। बन्ना बोली, दीदू का फोन यहाँ है, वो बिना फोन के कहीं जाती ही नहीं है, फिर ये सब क्या है? हे भगवान, क्या करूं मैं अब? वो जोर से रोने लगी तो दूसरी बहनें उसे चुप कराने लगीं। लेकिन टेंशन उन्हें भी हो रही थी कि आखिर स्तुति अचानक से गायब कहाँ हो गई। वो इतनी गैर जिम्मेदार तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब सच भी सबको बताना ही पड़ेगा। यह सोचकर वो लोग नीचे चल दिए। नीचे सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे स्तुति का, लेकिन जब उन्होंने उनको अकेले आते देखा तो सब हैरान हो गए। मोक्ष भी हैरान था कि ये लोग स्तुति को लेकर नहीं आई। बन्ना अपनी माँ के पास गई तो वो बोली, क्या हुआ बंधु? स्तुति को लेकर क्यों नहीं आई तुम? अभी तैयार नहीं हुई क्या वो? लेकिन बन्ना सर नीचे करके रोए जा रही थी। उसकी माँ परेशान होकर बोली, क्या हो गया? ऐसे रो क्यों रही हो? अभी सिर्फ सगाई हो रही है तुम्हारी दीदू की, वो विदा नहीं हो रही, समझी? बन्ना एकदम से उनके गले लगी और रोते हुए बोली, मम्मी वो दीदू रूम में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो मिल नहीं रही हैं। और उनका फ़ोन भी वहीं पड़ा हुआ था। उसके इतना कहते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी माँ बोली, ये क्या बोल रही हो? हाँ मम्मी, सच कह रही हूँ मैं, दीदू नहीं है वहाँ पर। सब लोग टेंशन में आ गए अचानक से। मोक्ष बन्ना के पास आया और उसे दोनों कंधों से पकड़कर बोला, बन्ना प्लीज, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो, झूठ है ना ये सब? नहीं जीजू, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में दीदू गायब है रूम से। मोक्ष ने एकदम से उसे छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे भी लगा कि बन्ना सच बोल रही है। वो टेंशन के भाव से बोला, कहाँ चली गई स्तुति ऐसे? वो खुद नहीं जा सकती कहीं भी। जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी स्तुति को ढूंढ कर ही रहूंगा। वहां एकदम से खुशी के बदले सन्नाटा छा गया। स्तुति की माँ भी रोने लगी, तो उसके पापा ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए आप, मोक्ष है ना, वो हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने देगा, है ना मोक्ष? मोक्ष उनके पास आया और बोला, हाँ मम्मी, कुछ नहीं होगा हमारी स्तुति को, आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ लाएंगे उसे।
तभी मोक्ष की माँ भी स्तुति की माँ को धैर्य रखने को बोलने लगी। मोक्ष स्तुति के पापा और अपने पापा के साथ बेन्यू को अच्छे तरह से चेक करने निकल पड़ा। उधर एक रूम में बेड पर स्तुति अभी भी बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसे किसी भी तरह से बांधा नहीं गया था। उसकी निगरानी के लिए कुछ गार्ड्स भी वहां मौजूद थे। कुछ आधे घंटे बाद स्तुति को होश आया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। उसने अधखुली आंखों से देखा तो खुद को अनजान जगह पाकर हैरान हो गई। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। क्लोरोफॉर्म की वजह से उसका सर अभी भी चकरा रहा था। उसने एक हाथ सर पर रखा और इधर उधर देखते हुए बोली, ये कहाँ हूँ मैं तो अभी अपने रूम में थी ना, फिर ये कौन सी जगह है। तभी उसे याद आया कि उसे किसी ने कुछ सुंघाया था। जब आसपास देखा तो उन गार्ड्स की तरफ ध्यान गया उसका। वो डरते हुए बोली, कौन कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरी सगाई है आज, मुझे किडनैप क्यों किया तुम लोगों ने? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, बोलो क्यों लाए हो? स्तुति चिल्लाते हुए और रोते हुए उनसे पूछ रही थी, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। तभी उनमें से एक ने फोन निकाला और श्लोक को कॉल किया। उधर श्लोक अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा था। फोन देखा तो एक नज़र अपनी माँ को देखा जो आराम से खाना खा रही थी। उसने फोन उठाया और बोला, हाँ बोलो क्या अपडेट है? दूसरी ओर से गार्ड बोला, सर लड़की को होश आ गया है और वो बहुत शोर मचा रही है, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज, हमसे हैंडल नहीं होगी है। श्लोक अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, अभी आ रहा हूँ, आप पार्टी को संभालिए तब तक। जी सर, कहकर उसने फोन काट दिया। श्लोक अपने हाथ व्यू करते हुए बोला, मम आई हैव टू गो। उसकी मम बोली, अरे खाना तो खा ले आराम से, तेरा ऑफिस या तेरे क्लाइंट कहीं भागे तो नहीं जा रहे? खाना भी ऐसे खाता है जैसे खाने पर एहसान कर रहा हो। श्लोक उठते हुए बोला, नहीं मॉम, यह मीटिंग बहुत ही ज़रूरी है, अभी निकलना होगा और खाना मैंने खा लिया है। हाँ पता है कितना खाया, तेरा ना रोज का ही है, काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। श्लोक उनके कंधे को प्यार से दबाते हुए बोला, मेरी प्यारी सी मॉम गुस्सा नहीं करो, थोड़ी सी देर में आ जाऊंगा और आप दवाई लेकर सो जाना। उसकी मॉम बोली, पता नहीं तेरे क्लाइंट्स का भी दिमाग सरका हुआ है, रात को मीटिंग कौन रखता है, कल सुबह भी रख सकते थे ना। श्लोक बोला, मॉम उन्हें सुबह लंदन के लिए निकलना है, इसलिए इस समय रखी है। अब आप छोड़ो ये सब, हो सकता है मुझे लेट हो जाए, तो आप सो जाना, फिर कल आपको निकलना भी है मुंबई के लिए। हाँ याद है मुझे, तू बस अपना ख्याल रखना। ओके मम बाय, कहकर वो निकल गया। उसने स्तुति को अपने एक फ्लैट में रखा हुआ था, जहाँ कभी कभार मीटिंग्स भी रख लेता था वो। घर से लगभग आधे घंटे का रास्ता था। आधे घंटे में वो वहाँ पहुँच गया। फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने गार्ड को फ़ोन करके दरवाज़ा खोलने को बोला तो गार्ड ने दरवाज़ा खोला। श्लोक अंदर की हालत देखकर हैरान हो गया। अंदर हाल में सब कुछ बिखरा पड़ा था। उसने गार्ड से पूछा तो वो बोला, सर ये सब उस आफत की पुड़िया ने किया है, सब कुछ पटक पटक कर मार रही थी, आपने उसे बांधने से भी मना किया था, इसलिए हम चुप रहे। हाँ कोई बात नहीं, कहाँ है वो? रूम की तरफ इशारा करके गार्ड बोला, अंदर है सर, किसी की हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की, इसलिए जब हम सब यहीं से ध्यान रख रहे हैं। श्लोक अंदर की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाजा उसने खोला तो अंदर एकदम अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दरवाजे के साइड में लगे लाइट के स्विच को ऑन किया तो देखा कि बेड पर दूसरी ओर मुंह करके स्तुति लेटी हुई थी, जो अभी तक सिसक रही थी। लाइट एकदम ऑन होने की वजह से स्तुति ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। श्लोक उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसके जूतों की आवाज़ स्तुति के कानों में पड़ी तो वो बिना पलटे ही गुस्से से बोली, तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे? आखिर क्यों लाए हो मुझे यहाँ? किसके कहने पर लाए हो? श्लोक उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे कहने पर लाए हैं। उसकी आवाज़ सुनकर उसे और गुस्सा आ गया और उसके कदमों की आहट से उसे एहसास हुआ कि वो उसके करीब आ रहा है। तो वो सतर्क हो गई और टेबल पर पड़े बांस की तरफ ध्यान दिया। उसने चुपके से वो बांस उठा लिया जो कि श्लोक ने देख लिया और मुस्कुरा दिया उसकी सतर्कता देखकर। वो बेड के साइड से होते हुए उसके पास आ गया और स्तुति ने झटके से उठकर उस पर वार करने के इरादे से उठकर अपना हाथ उठाया तो उतनी ही फुर्ती से श्लोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उसकी नज़र स्तुति पर पड़ी
जिस पर नीले रंग का लहंगा खूब खिल रहा था। उसकी आंखों का मेकअप रोने के कारण थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी वो भूरी आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों का बन बनाया हुआ था, जो अब थोड़ा ढीला पड़ गया था। कानों में झुमके, हाथों में मेहंदी और कड़े पहन रखे थे। होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक। उसे देखते ही श्लोक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। उसकी नज़र उसकी उन भूरी आंखों पर ठहर गई। स्तुति जहाँ उसे घूरकर गुस्से से देख रही थी, वहीं श्लोक की आंखों में कुछ अलग सा था। वो अपनी नज़र उससे हटा ही नहीं पा रहा था, और उसकी आंखों को देखकर काफी हद तक वो पहचान गया था कि ये वही आंखें हैं जो उस दिन उसने मॉल में देखी थी। कुछ पल यूं ही गुजर गए। स्तुति ने देखा कि वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसने इस बात का फायदा उठाकर उसे धक्का दे दिया। स्तुति के अचानक धक्का दे देने की वजह से श्लोक 2 कदम पीछे हट गया और थोड़ा लड़खड़ा भी गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और स्तुति की इस अदा पर वो मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। सीधा खड़ा होकर वो बोला, उफ, इतना गुस्सा? जरा शांत हो जाइए मोहतरमा। शांत? माई फुट, यू रास्कल। स्तुति गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। उसके मुंह से गाली सुनकर श्लोक को और भी हंसी आ गई, और वो बोला, ओह, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे तो लगता था कि खूबसूरत लड़कियां गाली नहीं देती, लेकिन तुम्हें तो गाली देना भी आता है। स्तुति बोली, आता तो मुझे कराटे भी है। कहो तो एक डेमो दूं? श्लोक दोनों हाथ दिखाते हुए बोला, जी नहीं, मुझे माफ करिए आप मोहतरमा, मैंने डिफेंस नहीं सीखा है। तो फिर कभी ट्राई कर लेना किसी और पर। अपनी बकवास बंद करो और मुझे सीधा सीधा बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है मुझे। उसकी तरफ बढ़ता हुआ श्लोक बोला तो स्तुति बोली, तो फिर क्यों मुझे किडनैप करवाया तुमने? और इनफैक्ट मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, कभी देखा भी नहीं तुम्हें। तो फिर मुझे किडनैप करवाने की बजाय किसी को सबक सिखाना है। श्लोक उसके ठीक सामने आकर रुका और बोला। स्तुति हैरानी से, सबक? किसे सबक सिखाना है? और किसी और को सबक सिखाने के लिए मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? क्योंकि यही तरीका है उसे बताने का कि किसी की कामयाबी छीनकर मनाई गई खुशियां ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, और जब खुद पर वही चीज़ें बीतती हैं ना, तब एहसास होता है। ये क्या नाप सनाप बोले जा रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ कि आखिर किसकी बात कर रहे हो तुम। यूं गोल गोल बातें मत घुमाओ। तो साफ साफ सुन लो, ये सब मैं उस मोक्ष को सबक सिखाने के लिए कर रहा हूँ। स्तुति हैरानी से, मोक्ष को सबक? लेकिन मोक्ष ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो तुम, साफ साफ बताओ आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मोक्ष से? दुश्मनी कोई खास तो नहीं थी, सिर्फ बिजनेस राइवल्स थे हम। लेकिन उस मोक्ष ने पीठ पीछे बार करके मुझे भी मजबूर कर दिया उसके जैसा बनने के लिए। बंद करो अपनी बकवास और मुझे जाने दो। क्या लगता है तुम्हें कि तुम मोक्ष के खिलाफ कुछ भी बकवास करोगे और मैं मान लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है मोक्ष पर। अब अगर तुम्हारी ये बकवास हो गई हो तो मुझे जाने दो। स्तुति गुस्से से एक ही सांस में बोलती जा रही थी। श्लोक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, प्लीज। स्तुति जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलने को हुई, लेकिन दरवाजा तो लॉक था। उसने श्लोक की तरफ देखा तो वो बेड पर बैठकर दोनों हाथ पीछे करके बड़े आराम से उसे देख रहा था। स्तुति गुस्से से बोली, यह दरवाजा लॉक है, इसे खोलो। श्लोक बेड पर लेटे हुए आराम से बोला, अभी मूड नहीं है। स्तुति गुस्से से उसकी ओर बढ़ी और उसके सामने जाकर बोली, क्या मतलब है मूड नहीं है? श्लोक वैसे ही बोला, मूड नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या मतलब बताना। तुम दरवाजा खोल रहे हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। श्लोक उठकर बैठ गया और रिलैक्स होते हुए बोला। स्तुति ने गुस्से से अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने के लिए खींचा, तो अचानक खींचने की वजह से श्लोक का बैलेंस भी नहीं बना, तो वो झटके से उठ गया और एक ही सेकंड में वापस बेड पर गिर गया। लेकिन अब वो अकेला नहीं, बल्कि स्तुति भी उसके साथ गिरी थी। श्लोक ने उसे थाम लिया और स्तुति के हाथ उसके कंधे पर आ गए। दोनों बेड पर थे। श्लोक फिर से स्तुति के चेहरे में खो गया और उसे निहारने लगा। उसे पता नहीं चला कि अचानक से उसकी हार्ट बीट तेज क्यों हो गई। वो एकदम करीब थे। कुछ पल यूं ही दोनों एक दूसरे को निहारते रहे, और फिर कुछ पल बाद स्तुति को एहसास हुआ कि वो श्लोक के कितने पास है।
वो हड़बड़ाकर उठने को हुई, लेकिन कैसे उठ पाती। श्लोक के हाथ उसकी कमर पर थे और उसने कसकर पकड़ रखा था उसे। अभी भी वो उसी में खोया हुआ था। स्तुति उठने की कोशिश करते हुए बोली, इडियट इंसान, छोड़ो मुझे। श्लोक को अभी भी होश नहीं आया। वो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। स्तुति ने उसे कंधे पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाकर फिर से बोली, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? छोड़ो मुझे। उसके जोर से बोलने की वजह से श्लोक का ध्यान भंग हुआ और वो वापस अपनी सेंस में आया। स्तुति फिर से बोली, छोड़ो। श्लोक मुस्कुराते बोला, अरे वाह मोहतरमा, पहले खुद ही आकर मुझ पर गिर गई और अब मुझे ही कह रही हैं कि छोड़ो। वैसे एक बात बताइए जरा, क्या ये सब करके मुझे और इनविटेशन दे रही हैं आप? अगर ऐसा है ना तो मैं बता दूं क्लियरली कि मैं बहुत ही मौका परस्त इंसान हूँ। बिजनेसमैन हूँ ना आखिर। कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता मैं। शट अप, जस्ट शट अप। अपनी ये बेहुदा बातें बंद करो और मुझे छोड़ो। मुझे जाना है यहाँ से जल्द। आज मेरी सगाई है। सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे वहाँ। श्लोक ने उसे छोड़ दिया और वो उठ गई और श्लोक भी उठ गया। स्तुति फिर से बोली, देखो प्लीज जाने दो मुझे। मेरी सगाई है आज। सब लोग मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे। श्लोक बेपरवाही से बोला, होने दो परेशान। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो इंसान परेशान हो जिसकी वजह से मुझे परेशान होना पड़ा। स्तुति गुस्से से बोली, देखो मिस्टर, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा क्या मसला है मोक्ष के साथ, लेकिन जो भी है वो बिजनेस की बात है ना, तो प्लीज उसे उसके साथ ही सुलझाओ। वहाँ मेरा पूरा परिवार मुझे ढूंढकर परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। बोलो, समझने की कोशिश करो, मेरी इंगेजमेंट है आज। श्लोक घड़ी देखते हुए बोला, उसका मुहूर्त तो कब का निकल चुका है। अब सब कुछ शांत हो चुका होगा, तो तुम भी रिलैक्स करो और आराम करो। क्या रिलैक्स करूं मैं? दिमाग खराब है तुम्हारा? मुझे जाना है अभी के अभी यहाँ से। दरवाजा खोलो। श्लोक बेपरवाही से बोला, भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? यहाँ से जाने का भूल जाऊं अभी? स्तुति को अब श्लोक पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, तो उसने आगे बढ़कर श्लोक का कॉलर पकड़ा और उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में? मुझे यहाँ से जाना है, मतलब जाना है। कब से बोल रही हूँ कि जाने दो जाने दो, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिरी बार कह रही हूँ, दरवाजा खोल दो वरना। श्लोक ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके हाथों की तरफ, जो कि इस वक्त उसके गिरेबान पर थे, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था। वो पूरी तरह से बेखौफ होकर उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी हिम्मत देखकर श्लोक हैरान भी हुआ और कहीं न कहीं इम्प्रेस भी, क्योंकि आज तक किसी की उससे ऊंची आवाज में बात करने तक की हिम्मत नहीं हुई थी। आज पहली बार किसी ने उससे इस टोन में बात की, और तो और उसके गिरेबान तक में हाथ डाल दिया था। ये सोचकर न जाने क्यों श्लोक को गुस्सा आने की बजाय उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। उसने उसके हाथों को बिना हटाए ही कहा, वरना वरना क्या करेंगे आप मोहतरमा? स्तुति ने इधर उधर देखा तो उसका ध्यान बेड पर पड़े उस फ्लावर पॉट पर पड़ा, जो कुछ देर पहले उसने श्लोक को मारने के इरादे से उठाया था, लेकिन वो श्लोक के हाथ पकड़ लेने के कारण बेड पर गिर गया था। उसने बिना देरी किए फिर से वो पॉट उठा लिया और श्लोक की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, वरना इससे तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, और इस बार तुम रोक भी नहीं पाओगे मुझे, और निशाना मेरा वैसे भी पक्का है। इसलिए कह रही हूँ कि चुपचाप दरवाजा खोल दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है, फोड़ दो मेरा सर। श्लोक बेपरवाही से बोला। उसकी बात सुनकर स्तुति हैरानी से उसे देखने लगी, तो वो बोला, क्या हुआ? सुना नहीं क्या? मैंने कहा फोड़ दो मेरा सर। देखो, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही, सच में मार दूंगी। स्तुति उसे देखते हुए बोली। श्लोक उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तो रोका किसने है? मैं मार दूंगी, मैं कह रही हूँ। स्तुति पीछे कदम बढ़ाते हुए बोली, तो श्लोक उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मारो। स्तुति पीछे होते हुए, सच में मार देना है मैंने। श्लोक बढ़ते हुए, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। स्तुति पीछे होते हुए दीवार से जा लगी और श्लोक आगे बढ़ते हुए उसके ठीक सामने आ गया। उसने प्यार से उसके हाथ से पॉट लिया और स्तुति ने भी अपनी पकड़ पॉट पर ढीली कर ली थी, जैसे अगर श्लोक पॉट नहीं भी पकड़ता तो अभी उसके हाथ से गिर ही जाना था। स्तुति हैरानी से उसे देख रही थी। श्लोक ने पॉट को साइड पर नीचे रख दिया
और स्तुति की तरफ देखकर बोला, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत डेयरिंग हो, लेकिन तुम तो फटू निकली। उसकी बात पर स्तुति बस उसे देखने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।